हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बनाता हूँ जिनकी इंग्लिश और जनरल नॉलेज दोनों को मजबूत करना है। देखो, मैं ट्रेडिशनल स्टाइल से नहीं बनाता। मुझे मालूम है कि स्टूडेंट्स को क्या ज़रूरत है, क्या कमी है, क्योंकि 10 वर्ष मेरे को हो गए हैं इस इंस्टीट्यूट चलाते। और मेरे यहाँ से इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में भी गए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस में गए हैं, बैंक्स में भी गए हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स में भी गए हैं। तो मुझे मालूम है कि जो स्टूडेंट्स आईआईटी से निकलते हैं, यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, कॉलेज से निकलते हैं, उनमें क्या कमी होती है। उनमें कमी ये होती है कि जो इंग्लिश है वो कैप्चर नहीं कर पाते हैं मीनिंग, यानी इंग्लिश का डोमेन नहीं पकड़ पाते हैं। तो डोमेन नहीं पकड़ पाते हैं तो उनके माइंड में जो वर्ड है या जो लेक्सिकॉन है या वोकेबुलरी है वो स्थायी नहीं हो पाती, इम्पैक्ट नहीं बना पाती है। जिसके कारण होता क्या है कि उसको थोड़ा सा भी हेर फेर कर देते हैं तो वो शब्द को कलेक्ट नहीं कर पाता है। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैं वीडियो बनाता हूँ। और वीडियो बनाते समय मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ कि मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूँ कि सारे स्टूडेंट्स को, चाहे थोड़ा एडवांस भी हो तो भी उसको कुछ रुचिकर लगे, और जो स्टूडेंट्स वीक हो उसको भी वो समझ में आ जाए। तो मैं इसी प्रयास से वीडियो बनाता हूँ और आज आपके समक्ष मैं वीडियो बना रहा हूँ। जो वीडियो मैं बनाता हूँ, मैं दो तरह की वीडियो बनाता हूँ। एक तो केवल मात्र मैं वोकेबुलरी को सेपरेट करता हूँ, और दूसरा मैं ये करता हूँ कि केवल ईडियम्स का बनाता हूँ। तो वोकेबुलरी का आज मैंने बना दिया है, अब मैं ईडियम्स का वोकेबुलरी बना रहा हूँ। तो ईडियम्स का देखिए, सबसे पहले मैं लेता हूँ, ईडियम्स में होता क्या है कि ईडियम्स असल में लिटरेरी मीनिंग नहीं होता है। जो फ्रेज होता है उसका लिटरेरी मीनिंग नहीं होकर के उसका फिगरेटिव मीनिंग होता है। और फिगरेटिव मीनिंग का एक बार यदि हमने कोई ध्यान नहीं किया हो या हमारा परिचय नहीं हुआ हो तो हम पकड़ नहीं पाएंगे। इसलिए हर स्टूडेंट को चाहिए कि वो एक बार फिगरेटिव मीनिंग मैक्सिमम ईडियम्स का अपने परिचय उठा ले। तो मैं इसी अंदाज में आज के समक्ष में लेकर आया हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं लेता हूँ नेकलेस ऑफ हारमोनिया। ये नेकलेस ऑफ हारमोनिया असल में ईडियम भी नहीं है, कोई फ्रेज भी नहीं है। ये असल में एक ग्रीक की माइथोलॉजी है। ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो हिफेस्टस थे, हिफेस्टस आप जानते हैं कि वह मेटल वर्क के गॉड थे। मेटल वर्क के गॉड का मतलब आयरन स्मिथ समझिए, या सारे मेटलर्जी के वो गॉड हैं हेफेस्टस। और इनकी वाइफ जो थी, इनकी वाइफ का नाम है, इनकी वाइफ का नाम है एफ्रोडाइट। एफ्रोडाइट। तो इनको क्या था कि अपनी वाइफ के चरित्र पर शक था। देखिए, ग्रीक माइथोलॉजी के मुताबिक जो गॉड्स हैं उनकी वाइफ पर भी उनको शक हुआ करता था, और शक इनका था एरीज की तरफ। एरीज जो थे वो जूस के पुत्र थे, जो सर्वे सर्वा गॉड होते हैं उनके पुत्र थे, और ये भी गॉड ऑफ वार है। तो इनको एफ्रोडाइट का चरित्र पर इनको शक था कि एरीज से इनके कोई इलिसिट रिलेशन होने चाहिए। तो जब इनकी लड़की हुई उसका नाम था हारमोनिया। हारमोनिया। और हारमोनिया की जब शादी हुई तो एफेस्टस ने उसको शादी में एक हार दिया, एक नेकलेस दिया। और उस नेकलेस को इस तरह से उन्होंने बनाया कि दो सांप जिनका मुंह खुला हुआ है, और वो अपने दोनों सांप से एक दूसरे को क्लैस्प कर रखा है, क्लास्प कर रखा है। तो जब वो हार दिया तो उस हार में ये उसकी क्वालिटी थी कि इस हार को कोई भी जो भी पहनेगा वो शापित हो जाएगा, यानी उस पर श्राप होगा, और या इसको जो मालिक होगा इसका उस पर भी बुरे दिन आएंगे। तो अपनी पुत्री को, हारमोनिया को, हेफेस्टस ने मैरिज में यह नेकलेस दिया जिसका नाम हो गया नेकलेस ऑफ हारमोनिया।
अब इस हारमोनिया को लेकर के दूसरी इसमें यह क्वालिटी थी कि इस हारमोनिया को जो कोई भी पहनेगा वो जो है ना वो एजड नहीं होगा, उनकी ब्यूटी खत्म नहीं होगी, वो सुंदरतम बने रहेंगे। ये इसकी ब्यूटी थी, परंतु इसके साथ ही ये शापित था। जो भी इसको पहनेगा या जो भी इसका मालिक होगा वो उसको कर्स्ट था, उसको कर्स था। तो अल्टीमेटली छोटी बात बनाने बड़ी बात बनाने के लिए मैं ये कहता हूँ कि हारमोनिया की जो शादी हुई वो थेबस के राजा कैडमस से हुई, और थेबस के राजा कैडमस होकर के दोनों फिर ये दोनों हारमोनिया और कैडमस दोनों श्रब बने, दोनों मरे। फिर इनकी बेटी हुई, बेटी का भी शादी हुई, उनके भी पति की डेथ हुई, और अल्टीमेटली ऐसे होते होते आखिर में ये जो लास्ट में जाता है ये जैकोस्टा को मिलता है, और जैकोस्टा भी सुंदर हो जाती है। सुंदर होकर के और फिर होता क्या है कि उसको श्राप ही था ना, तो वो एडिपस से शादी करती है, एडिपस से। एडिपस जानते हैं आप, एडिपस। और एडिपस से शादी करने के बाद में ये पता होता है, ये रिवील होता है कि एडिपस तो जैकोस्टा का लड़का ही है, खुद का बेटा है। तो अल्टीमेटली जब ये पता लगता है तो जैकोस्टा मर जाती है, एडिपस अपने आप की आंखें निकाल के वह भी मर जाता है। तो ये इस तरह का सिलसिला चलता रहता है। अल्टीमेटली ये फिर जो है ना मंदिर में जाकर के ही विश्राम करता है ये। तो कहने का मतलब है कि नेकलेस ऑफ हारमोनिया का मतलब है कि शापित चीज दिखने में सुंदर, आपको यंग हमेशा बनाए रखेगी, परंतु उस पर यह श्राप है कि जो इसको पहनेगा या जो इसको मालिक होगा वो खत्म हो जाएगा और उस पर श्राप होगा। तो इस प्रकार का यदि कोई शारीरिक सांसारिक वस्तु हो तो हम उसको उपमा दे सकते हैं कि इट इज ए नेकलेस ऑफ हारमोनिया। तो असल में ये नेकलेस ऑफ हारमोनिया ईडीएम की जैसे मैंने यूज किया है, ईडीएम की जैसे हो सकता है, परंतु यह एक यूनानी दंत कथा है। नेक्स्ट आ जाइए, बट ऑफ द जोक। बट ऑफ द जोक का मतलब है कि जोक कोई बनाता है, किसी पर जोक किया जाता है, तो यदि आप जोक के पात्र खुद ही हों, आप ही जोक के पात्र हों, तो आपको क्या कहेंगे? आपको कहेंगे कि यू आर द बट ऑफ द जोक। अब है लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। लॉस्ट इन ट्रांसलेशन इसका मतलब है कि यदि किसी पोइम का, कोई ऐसे का या कोई काव्य का यदि ट्रांसलेशन किया जाता है तो कुछ उसकी सुगंध जो है ट्रांसलेशन में कम हो जाती है। यानी वो जो मंशा है राइटर की, उसका न तो अप्रोप्रिएट वर्ड मिल पाएगा और न ही कोई ऐसा शख्स होगा जो उसकी जो भावनाओं को वापस दूसरी भाषा में वो है उसको ट्रांसलेट कर दे। खास करके ये जो तकलीफ आती है ना, ये जर्मन भाषा में आती है। जो जर्मन भाषा के वर्ड्स होते हैं वो इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट नहीं हो पाते। जैसे कि हिंदी भाषा के भी कई शब्द ऐसे हैं जिनकी इंग्लिश नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार का यदि ट्रांसलेशन हो तो जिसमें से कोई सुगंध खत्म हो जाए, जो एग्जैक्टनेस को हम रेप्लिकेट नहीं कर पाए, तो हम उसको यही कह सकते हैं कि लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। नाउ नेक्स्ट है ब्राउनी पॉइंट्स। आपने सुना होगा टीवी डिबेट्स में, टीवी में कि ये और कुछ नहीं, ये ब्राउनी पॉइंट्स इकट्ठा करने का है। ब्राउनी पॉइंट्स का मतलब यह है कि लोगों से शाबाशी लेने का, लोगों से अच्छा कहलाने का, लोगों की नज़र में ऊंचा चढ़ने को हम कह सकते हैं कि ब्राउनी पॉइंट्स अर्न कर रहे हैं, है ना। वैसे तो टीआरएस करते हैं ये टीवी वाले, परंतु ब्राउनी पॉइंट्स का मतलब भी यही है कि आप इस तरह से जो है ना अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो कि जो आपको कुछ ख्याति मिले, जिससे आपकी कोई लोग वाही वाही लूटे, परंतु आप यदि मैटर को सब्सटेंस के साथ में थोड़ा सा भी कंप्रोमाइज करके इस तरह की ध्यान देते हैं तो हम कहते हैं कि आप ब्राउनी पॉइंट्स अर्न करने के लिए ऐसा रचना रच रहे हैं। नाउ नेक्स्ट है एप्रोपोस ऑफ नथिंग। एप्रोपोस ऑफ नथिंग
एप्रोपोस ऑफ नथिंग का मतलब है कि आपको इस वस्तु से कोई लेना देना नहीं है, जो चीज चल रही है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। असल में आप तो बाय द वे ही कमेंट कर रहे हैं, यानी आपको न तो इससे हानि होने वाली है आपके कमेंट्स हैं और न किसी को नुकसान होने वाला है। केवल आप एक डिबेट में शामिल होने के लिए जस्ट आउट ऑफ द वे, जस्ट आउट ऑफ द कफ आप शामिल हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि एप्रोपोस ऑफ नथिंग। नाउ नेक्स्ट इज एक्सटेन्युएटिंग सर्कमस्टांसेस। एक्सटेन्युएटिंग सर्कमस्टांसेस का मतलब है एक्सटेन्युएट। एक्सटेन्युएट का मतलब है कि मजबूरी, मजबूरी में मुझे कुछ करना पड़ रहा है। तो एक्सटेन्युएटिंग सर्कमस्टांसेस का मतलब है कि कुछ काम ऐसा करना पड़ा जिसकी, मान लीजिए कोई, आप मेरी उतनी गलती मत मानना, न मुझे आप कोई दंडित करने का प्रयत्न करना है, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी डिमांडिंग थी जिससे मुझे ऐसा कुछ कर्तृत्व करना पड़ा। हो सकता है कि वो कर्तृत्व जो है कानून की दृष्टि से या नैतिकता की दृष्टि से थोड़ा निम्न स्तर का हो, परंतु ऐसा करना मेरे लिए विवश था। तो इस तरह से मैंने आज आपके साथ में 6 इडियम्स शेयर किए हैं, और अब मैं जो है 2 शब्द आपसे और शेयर करूंगा। एक तो है ईसायोयट। ईसायोयट, ईसायोयट का मतलब है कि जहाँ जहाँ रेनफॉल हुई है मैप पर हम लाइन खींचते हैं, तो लाइंस और कंटूर लाइंस भी कह दीजिए, लाइंस ऑफ इक्वल रेनफॉल यदि हम मैप पर खींचते हैं तो उनको हम बोलते हैं ईसायोयट लाइंस। अब इसका स्पेलिंग आप समझ लीजिए, ISHOYET, ईसायोयट लाइंस। यानी रेनफॉल यदि बराबर का रेनफॉल लेवल हुआ है, उन पॉइंट्स को यदि मिलाया जाता है तो उनको हम ईसायोयट लाइंस बोलते हैं। नेक्स्ट है आइसोसेस्मल। आइसोसेस्मल, आइसोसेस्मल भी वही है कि कंटूर लाइंस ऑफ इक्वल अर्थक्वेक इंटेंसिटी। यानी अर्थक्वेक जहाँ जिस इंटेंसिटी का आया और वहाँ की जो इक्वल इंटेंसिटी का अर्थक्वेक की लाइन जहाँ जहाँ डॉट्स हैं उसको हम मिलाएं तो हम उनको आइसोसेस्मल कहते हैं, क्योंकि आइसो मीन्स बराबर, सेस्मल जो है इट इज रिलेटेड टू अर्थक्वेक। तो आज अपन ने आइसोहिट और आइसोसेस्मल सीखा है, और ये जो 5 इडियम सीखे हैं मैं वापस एक बार बोल देता हूँ। नेकलेस ऑफ हारमोनिया, बट ऑफ द जोक, लॉस्ट इन ट्रांसलेशन, ब्राउनी पॉइंट्स, एप्रोपोस ऑफ नथिंग, एक्सटेन्युएटिंग सर्कमस्टांसेस। ये तो 5 अपन ने इडियम्स किए, और 2 टेक्निकल टर्म्स हमने किया, आइसोहेट और आइसोसेस्मल। आइसोहेट तो रेनफॉल से संबंधित हो गया और आइसोसेस्मल अर्थक्वेक से संबंधित हो गया। तो इस तरह से आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूं, परंतु आपसे ये मैं आशा करता हूं कि आप इन वर्ड्स को अच्छी तरह अपनी डायरी में उतार लें और इनको एक बार जरूर देख लें, फिर आप इनको मनन करें कि मैं बात क्या कर रहा हूं, और आपका माइंड में कहाँ ये जो है ना जगह पा रहे हैं, उसी अनुसार आप याद रखें। और मैं फिर जब नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा आपके लिए और भी बढ़िया टर्मिनोलॉजी और वीडियोस लेकर आऊँगा, तब तक आप मेरा इंतजार करना।